हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रीता यादव एलएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं कक्षा 6 की हिंदी फर्स्ट और सेकंड पढ़ा रही हूँ। अब तक हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं। हम अब तीसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है शब्द विचार। तो इससे पहले हमने देखा था वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या था? यानी छोटी छोटी ध्वनियाँ जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों से जो है एक शब्द का निर्माण होता है। अब यहाँ क्या है? वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, यानी जो वर्ण हमने पढ़ा है, वर्ण किसे कहते हैं, तो उन्हीं वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से एक शब्द बनता है। उसे हम कहते हैं शब्द। यानी कि जैसे कि हम देखें शब्द कैसे बन रहा है। यदि हम लिख रहे हैं क प्लस अ म ल अ प्लस ल अ, यानी कि इसको जोड़ने से इन ध्वनियों को, यानी अलग अलग एक एक या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से हमारे पास एक शब्द तैयार हो रहा है, वो है क म ल, कमल। ठीक है। इसी प्रकार कई सारे शब्द हैं, जैसे कि महल, म प्लस ह प्लस ल, महल। यानी कि आप यहाँ ये देखिए कि हमने टुकड़े किए हुए, यानी कि अलग अलग म के साथ क्या है, हमने जो है हलंत लगाया है और जो है स्वर को अलग किया है। म, ह और ल, ये छोटे छोटे वर्णों को, यानी एक या एक से अधिक वर्णों को जोड़कर जो है हम बना रहे हैं शब्द। और यदि इसकी परिभाषा देखी जाए तो वर्णों के समूह से, यहाँ सिर्फ शब्द ही नहीं देखनी है हमें, शब्द के साथ ये भी देखना है कि उसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है या नहीं। बिना सार्थक अर्थ के जो है कोई भी शब्द जो है निरर्थक हो जाए, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं पानी वानी। पानी तो ठीक है, एक जो है सार्थक शब्द है जिसका एक अर्थ है, लेकिन वाणी का क्या अर्थ होगा? यानी ये शब्द जो है, ये जो हमने लिखा है, ये शब्द नहीं होगा, यानी सही शब्द नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि वर्णों के समूह से, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के समूह से बने सार्थक शब्दों को, यानी जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, एक उचित अर्थ निकले। जैसे हमने यहाँ लिया है कमल। कमल एक पुष्प भी है, कमल का नाम भी कमल हम रखते हैं किसी बच्चों का, है ना। यानी जिसका कुछ अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, उसे हम कहेंगे कमल, सॉरी शब्द। अब इसके पश्चात हम आते हैं शब्दों के भेद। शब्दों को एक बार फिर से सुनिए। शब्द की परिभाषा: वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण समूह को हम जो है शब्द कहते हैं। अब आ रहा है हमारा शब्द भेद। शब्द को जो है तीन आधारों पर हम विभाजित करते हैं, यानी इसके तीन आधार हैं, तीन आधारों पर विभाजित करते हैं। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो है विभाजन करते हैं। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है रचना के आधार पर। ये जो है शब्द के भेद हैं। तीन प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है रचना के आधार पर। अब हम पहले का विवरण देख रहे हैं। पहला है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी किन किन रूपों में हुई, किन किन भाषाओं से जो हम इसको लिए हैं। यानी शब्द जो है, जो भी शब्द हम अपने रखते हैं डिक्शनरी में, हम जो यूज करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं,
वो शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में आप जानते हैं कि कई सारे शब्द हैं, असंख्य शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से हुई है। अतः हिंदी भाषा भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बनी है। कहीं उर्दू है, कहीं फारसी है, कहीं अंग्रेजी है ना। अब हम इसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द जो है सम्मिलित हैं। हिंदी में जो है, हिंदी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी यानी इससे भी अधिक भाषाओं के जो है शब्द हमारे उसमें जो है सम्मिलित हैं। तो पहला इसमें जो है, पहला हम देखें उत्पत्ति के आधार पर, तो इसे हम बांटते हैं 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो इसे हम बांट रहे हैं 4 भागों में। पहला उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग हैं इसके। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, देशज शब्द, और चौथा है विदेश की भाषा का प्रयोग जो है विदेशज, विदेशज शब्द। विदेशज यानी कि विदेशी शब्दों का प्रयोग हम प्रयोग करेंगे। तो पहला देखिए हम तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा में, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं और उसको एज इट इज हमने इसमें जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किया है, उसे हम कहते हैं तत्सम। जैसे भिक्षा, गृह, रात्रि, सूर्य, इन शब्दों को हम जो है एज इट इज यानी संस्कृत शब्द जो है जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। सूर्य, भिक्षा, गृह, है ना, रात्रि, रात्रि को रात भी कहा जाता है लेकिन रात्रि का प्रयोग भी हम करते हैं। इसी प्रकार है गृह, आवास, गृह का प्रयोग भी हम अक्सर करते हैं। तो ये हुआ तत्सम शब्द, यानी कि वो शब्द हिंदी भाषा में, संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में एज इट इज लिए गए हैं, यानी जो शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में उसे हम हिंदी में उसी सेम उसी रूप में उसका हम जो है प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात आता है तद्भव। अब क्योंकि हमने संस्कृत को एज इट इज किया, और तद्भव में क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत में जिसका रूप परिवर्तन करने के बाद, यानी यदि हमने कहा कि गृह, तो गृह को और हम किस रूप में जानते हैं, आवास, है ना, घर। तो जो अलग शब्द जो हमने इस्तेमाल किया है, घर है, आवास है, यानी उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। यहाँ जो है परिवर्तित किए गए रूप का प्रयोग हम करते हैं। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, यानी संस्कृत के ही शब्द हैं लेकिन रूप उसके बदल गए हैं, वे हम जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, अब हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं, हस्त, है ना। तो हस्त का एक दूसरा रूप है हाथ, यानी रूप परिवर्तन करने के बाद जो है हमने इसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया है। रात, जैसे कि हमने कहा रात्रि, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द थे रात्रि, और उसका रूप परिवर्तन करने के बाद हमने लिया है रात। सूरज, सूरज को तत्सम शब्द में क्या कहते हैं, सूर्य, लेकिन रूप परिवर्तन करने के बाद इसका क्या हो गया है, सूरज। समझ में आई बात आपको। तो ये तो हो गए हमारे तत्सम और तद्भव। यहाँ क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, जो शब्द संस्कृत के वो शब्द जो बिना परिवर्तन के लिए गए हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। तद्भव में क्या है, रूप परिवर्तन, संस्कृत के ही शब्द को जो है रूप परिवर्तन करने के बाद जो है हमने हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं देशज। देशज यानी अपने देश में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आम बोलचाल की भाषा में हम बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण साधारण बोलचाल से बनकर प्रचलित होते हैं,
वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, हमारे यहाँ तो पगड़ी पहनी जाती है और उसका प्रयोग भी पगड़ी के रूप में ही किया जाता है, यानी देशज। इसके पश्चात आती है थैला, थैला के बाद पेट, खटखटाना आदि। अब विदेशी शब्द, विदेशी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में जो है सम्मिलित किए गए हैं, वे शब्द विदेशी या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, अनाज, कैंची, अचार, ये सारे शब्द जो है विदेशी भाषा से ली गई हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ। अंग्रेजी भाषा से जो शब्द हमने उठाया है, जो लिया है हिंदी भाषा में जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसमें है कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर आदि। फारसी शब्द चश्मा, दुकान, नमक, दरबार, बीमार, वर्ष, ये सारे जो हैं फारसी शब्द हैं। उसी प्रकार देखिए यूनानी शब्द बहुत सारे हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि, ये सारे जो हैं यूनानी शब्द हैं। अरबी अमीर, कलम, कानून, खत, ये सारे जो है हमारे अरबी भाषा के जो है शब्द हैं। ये तो पहला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर चार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इसके पश्चात हम आते हैं सेकेंड है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द को हम, प्रयोग के आधार पर शब्द को जो है हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है विकारी शब्द, पहला जो है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का, यानी जिन जो भी हम शब्द ले रहे हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन होता रहता है, यानी आदि के कारण परिवर्तन होता रहता है, वो है हमारा विकारी शब्द। यानी रूप परिवर्तन होने के बाद वो हमेशा सदा होते रहता है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, किसके कारण? लिंग, वचन और काल के कारण। कैसे कैसे बताइए? यदि लिंग के अनुसार लड़का है तो उसके लिंग परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगी। वचन, लड़का एक है तो बहुवचन के रूप में लड़के हो जाएंगे, है ना। काल के अनुसार हम कैसे करेंगे? काल के अनुसार जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, है ना, ये अभी वर्तमान काल है, कल पढ़ाऊंगी भविष्य काल में आ जाएगा। यानी काल, लिंग, वचन और काल के अनुसार जो है रूप परिवर्तन होते रहता है, वो है हमारा विकारी शब्द। ठीक है बच्चों। अब विकारी शब्द भी चार प्रकार के हैं। यहाँ विकारी शब्द भी जो है, विकारी शब्द के भी चार प्रकार हैं, जिनका हम विवरण जो है अगले पाठ में करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण, ये चार प्रकार हैं, ये चार प्रकार हैं हमारे विकारी शब्द के। ठीक है। इसके बाद है हमारा अविकारी शब्द। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन। लेकिन अविकारी शब्द में क्या है? ठीक इसके विपरीत। यहाँ लिंग, वचन और काल के अनुसार जो है रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है। जैसे आज, तेज, यानी आज है तो आज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तेज है तो तेज, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, यानी इसमें ना लिंग के कारण परिवर्तन होगा, ना वचन के कारण और ना ही काल के कारण। यहाँ जो शब्द है उसको एज इट इज, इसमें कोई बिना परिवर्तन के यहाँ जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब विकारी शब्द भी चार प्रकार के हैं और अविकारी शब्द भी
चार प्रकार के हैं। तो अविकारी शब्द चार प्रकार के, सबसे पहला है क्रिया विशेषण। सबसे पहला जो है हमारा वो है क्रिया विशेषण। इसको हम डिटेल में आगे पाठ में पढ़ेंगे। इसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। तीसरा है हमारा संबंध बोधक। तीसरा है संबंध बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये आपने जो है 5वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा है, विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो ये हो गया हमारा विकारी शब्द, जिसके चार प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हो गए हमारे प्रयोग के आधार पर, है ना। अब हम आते हैं रचना के आधार पर। पहले हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था हमारा प्रयोग के आधार पर, और इसके बाद है तीसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों का जो है प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। पहला है रूढ़। रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनका जो है हम खंडन यानी कि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, यानी यदि हम उसके टुकड़े करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, यानी उसके हम अलग अलग करने के बाद उससे कोई अर्थ ना निकले। जैसे यदि हम देखें दाल, यदि दाल का खंड करें यानी भागों में विभाजित करें तो दा प्लस ल, यानी दा का भी यहाँ कोई अर्थ नहीं है और ला का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। ये हो गया हमारा रूढ़ शब्द। इसके पश्चात आ रहा है सेकेंड वन है यौगिक। पहला हमने देखा रूढ़ शब्द जिसके खंडन करने में कोई सार्थक शब्द अर्थ ना निकल रहा हो। दूसरा है यौगिक, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी उनके हम टुकड़े करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं तो उसके अर्थ जो है सार्थक यानी कुछ अर्थ निकल कर हमारे सामने आता है, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे जैसे दाल रोटी, यानी इन दोनों को खंडित किया है तो दाल का भी अर्थ है जिसका प्रयोग हम दिनचर्या में करते हैं, रोटी का भी अर्थ है ना। यानी ये दो शब्दों के मेल से बना होता है। अब तीसरा है योग रूप। योग रूप शब्द ये इन दोनों से भिन्न है। यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ बताता है, यानी जैसे हमने दाल रोटी लिया, इससे कुछ अर्थ, दाल का मतलब जानते हो घर में यूज करने वाले जो दाल है होती है ना। लेकिन यहाँ यौगिक में इसमें क्या है, योग रूप में क्या है, इसका कुछ अलग अर्थ निकल कर आ रहा है हमारे सामने। जैसे लंबोदर। अब लंबोदर का क्या अर्थ होगा? लंबो यानी कि लंबा या बड़ा। उदर, उदर यानी कि उदर यानी कि पेट, जिसका पेट बड़ा है या लंबा है। कौन है वह जिसे हम लंबोदर कहते हैं? गणेश जी, है ना। यानी कुछ अलग अर्थ से निकल हमारे सामने आ रहा है। लंबोदर उदर है जिसका बड़ा या जिसका उदर बड़ा होता है, वो है गणेश जी। पंकज, पंख यानी टीचर,
जल में, ज यानी कि जल, जल में कीचड़ में रहने वाले कौन क्या है? कमल का फूल, है ना, जो कीचड़ में खिलते हैं। पंख यानी कि कीचड़, और ज जल। इसके बाद है, ये हो गया हमारा योग ऋण शब्द। तो रचना के आधार पर हमने देखा ऋण, ऋण शब्द, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें हम कहते हैं ऋण शब्द, जैसे नाक, खाल, दाल आदि। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे दूध वाला, आग बबूला, है ना, दाल रोटी। के पश्चात हमने देखा योग ऋण, यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष से संबंधित अर्थ बताता है, इसे हम कहते हैं योग ऋण। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये पाठ दूसरा यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ घर पर करने के लिए। इसी पाठ से संबंधित जो मैंने पढ़ाया है उसी से संबंधित मैं दे रही हूँ। नोट कर लीजिए। गृह कार्य, पहला हमने क्या पढ़ा है? शब्द, है ना, शब्द की परिभाषा, और उसके भेद। शब्द की परिभाषा और भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अब तीसरा है, चलिए इसे हम अलग करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं शब्द की परिभाषा लिखते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा है, शब्दों का विभाजन हम किन आधारों पर करते हैं? शब्दों का विभाजन किन किन आधारों पर किया जाता है, या किन किन आधारों पर होता है? और तीसरा जो प्रश्न है वो है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आज हमारा पाठ समाप्त होता है।